तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो जब हम लोग किसी भी कुछ सर्टेन मेटल्स है, सपोज ये एक मेटल है, तो जब हम लोग इसके सरफेस पे, ये देखिए, अगर यहाँ पे हम एक मेटल का सरफेस लेते हैं, तो अगर इसके सरफेस पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे लाइट या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी अल्ट्रावायलेट रे या फिर कोई भी एक्सरे, किसी तरीके का अगर रेडिएशन इस पे फॉल करता था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके निकल जाते थे बाहर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते थे, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं, ये जो फेनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ता है, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। देखिए, व्हेन एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन सम मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉन्स वेयर इजेक्टेड फ्रॉम इट, इलेक्ट्रॉन्स जो थे उससे निकल जाते थे। दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्यों होता है। तो ये सिर्फ दो सर्टेन, जैसे एक ये पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं ना, यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल जो ये होता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ऐसे करके। तो बेसिकली ये दो ग्रुप, जो पहला दो ग्रुप है, हाइड्रोजन को साइड कर देते हैं, तो ये जो दो ग्रुप है अल्कली मेटल्स का और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, यही दो ग्रुप का जो एलिमेंट्स है वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता था। इसी में होता था कि जैसे मेटल सरफेस है, यहाँ पे एक फोटोन आया, एक ऐसे करके लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे बाहर, सर्टेन वेलोसिटी के साथ निकल के जाके कहीं स्ट्राइक कर जाते थे। इसका भी डिस्कवरी वैसे ही हुआ था, जैसे मैंने आपको थॉमसन मॉडल में पढ़ाया था कि यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा हुआ था, तो इसका भी एक ऐसा कवर करके इसको फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया यहाँ पे, उसी से पता चला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो बहुत सारे, लेकिन सबसे बड़ा अजीब बात ये था कि सारा मटेरियल नहीं शो करता था, कुछ कुछ सर्टेन मटेरियल, कुछ सर्टेन मेटल्स था, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ ये दो ग्रुप का ही मेटल्स जनरली शो करता था। जब कोई भी लाइट उस पर पड़ता था तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता था। तो ये एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इसका कोई भी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर वेव नेचर को हम लोग कंसिडर कर रहे थे तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं निकल रहा था, वेव नेचर से प्रूफ नहीं हो पा रहा था कि क्यों हो रहा है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे एक प्लेट रखा हुआ है, ऐसे करके आप किसी दो सपोर्ट पे इस प्लेट को रख दिए। ये प्लेट जो है 50 केजी तक वेट होल्ड कर सकता है। इस पर 50 केजी का वेट रखेंगे तो 50 केजी से ज़्यादा वेट रखेंगे तो ये टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो चलिए आपको दो कंडीशन देते हैं। एक कंडीशन में आपको क्या करना है कि 45 केजी का आपको एक वेट देते हैं जो इस पर रख के और बार बार उठा के वापस रखिएगा, फिर उठाइएगा, फिर रखिएगा, फिर उठाइएगा, फिर रखिएगा। और एक कंडीशन देते हैं आपको 10 केजी का वेट देते हैं, जिसको आप हर घंटे 5 केजी बढ़ाते जाइएगा, हर घंटे उस पर 5 केजी ऐड करते जाइएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, एक कंडीशन में तो होगा कि कभी नहीं टूटेगा, जो 45 केजी वाला वेट है उसको हम 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार भी अगर उस पर रख के उठाएं तो नहीं टूटेगा, क्योंकि ये इसका लिमिट कितना है, 50 केजी से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस 45 केजी को कितना बार भी रखें नहीं टूटेगा। लेकिन जो एक दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया कि इसमें आपको क्या है, 10 केजी दिए हैं और 5 केजी हर घंटे बढ़ाते जाना है, तो अराउंड कितना घंटे के बाद 40 केजी और चाहिए हमको वजन। तो लगभग 8 घंटे के बाद 9वें घंटे में जब 5 केजी हम और रखेंगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 55 केजी। तो 55 केजी होगा तो टूट जाएगा। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या है। तो हम लोग का जो ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा था, इसका रीज़न क्या था? आपको मैंने बोर्स मॉडल में पढ़ाया था कि ये जो ऑर्बिट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर, तो उसके लिए क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तभी तो ये बाहर निकलेगा ना। तो जो एनर्जी चाहिए, तो अगर हम वेव नेचर को कंसिडर करते हैं तो इसको लगातार अगर एनर्जी मिल रहा है, तो सपोज इसको जाने के लिए 50 जूल एनर्जी चाहिए, तो मानते हैं कि एनर्जी स्टार्टिंग में उसको मिल नहीं पाया, लेकिन अगर कंटिन्यूअस एनर्जी मिलते जा रहा है तो एक टाइम आएगा ना जब वो उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगा, 50 जूल जब वो निकल जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में उसको 10 जूल एनर्जी मिल रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली मिल रहा है, 10 जूल पर सेकेंड मिल रहा है, तो 5 सेकेंड बाद तो उसको 50 जूल मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि हर सेकंड उसको 10 जूल हम फेंक के मार रहे हैं, मतलब 10 जूल इसको मारे, अगर ऑब्जर्व किया नहीं तो ये बाहर चला गया, जैसा कि यहाँ केस था कि 45 केजी इस पर रख के हम बार बार उठा ले रहे हैं, क्योंकि एनर्जी वो स्टोर करके तो नहीं रख सकता है ना। लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस एनर्जी रहा, लगातार उसको मिलता रहा, तो एक टाइम के बाद उसका एनर्जी हो जाना चाहिए जिससे कि वो बाहर निकल जाए। कोई भी एटम हो, एक आपको यहाँ पे क्लियर मैं समझा, तो जैसे कि एक एटम है,
इससे हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 50 जूल एनर्जी चाहिए, मतलब 50 जूल का एनर्जी अगर हम उसको देंगे तो एटम वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम वेव नेचर को कंसिडर करते हैं कि उस पर लगातार एनर्जी उस पर पड़ते जा रहा है, तो अगर हम वेव नेचर को ऐसे कंसिडर करें तो यानी कि उस पर तो लगातार पढ़ते पढ़ते एक टाइम के बाद तो उस पर इतना एनर्जी हो जाना चाहिए ना कि वो बाहर निकल जाए। लेकिन अगर पार्टिकल नेचर में क्या है, छोटा छोटा डिस्क्रीट पैकेट्स आ रहा है, तो एक पैकेट में अगर एनर्जी नहीं है तो दूसरे पैकेट में भी तो उतना एनर्जी नहीं होगा कि इसको निकाल सके। अगर एक पैकेट्स का एनर्जी 45 जूल है तो दूसरे पैकेट का भी तो 45 जूल है, तो एक बार 45 जूल गया ही नहीं निकल पाया, फिर उसके पास जीरो एनर्जी आ गया है, क्या होता है ऊपर जाके वापस आ जाता है तुरंत, और फिर से 45 जूल गया, फिर से 45 जूल गया, फिर से 45 जूल गया। तो इनफाइनाइट टाइम्स भी अगर हम कर दें, हज़ार लाख करोड़ कितना बार भी अगर हम उसको 45 जूल एनर्जी देते रहें, फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। तो वही केस होता था कि अगर हम लोग पार्टिकल नेचर को कंसिडर करें, अगर हम लोग समझे कि वो छोटा छोटा पैकेट्स में एनर्जी आ रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आता था कि क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ एनर्जी का फोटोन आया, यहाँ से एक पैकेट आया, ऐसे करके टकरा गया इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन को सपोज ये पैकेट 50 जूल का है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 40 जूल चाहिए, तो क्या हुआ 40 जूल से तो बाहर निकल गया, अब इसके पास एनर्जी कितना बचा फोटोन के पास 10 जूल का। तो वही 10 जूल से, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपको अपने घर से मार्केट जाना है, तो घर से मार्केट जाने के लिए आपको 10 रुपया सपोज भाड़ा लगता है, 10 रुपीज़ भाड़ा लगता है, और हम आपको 50 रुपया दे दिए अगर स्टार्टिंग में, तो आपके पास कितना बचेगा, 40 रुपीज़ बच जाएगा भाड़ा दे करके। तो वही चीज़ यहाँ पे ही है, ये जो फोटोन आया है, ये फोटोन में 50 जूल है, इसको चाहिए 40 जूल निकलने के लिए, इसको बाहर निकलने के लिए एटम से 40 जूल चाहिए, तो 10 जूल बच गया, और वही जो 10 जूल बचा वही इसका काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, उसी वही वेलोसिटी के साथ ये निकल जाता है वहाँ से। लेकिन जब अगर फोटोन में सफिशिएंट एनर्जी है ही नहीं, अब आप एक बात बताइए, अगर हम आपको मार्केट से कोई सामान लाने बोल रहे हैं और मार्केट जाने का भाड़ा 10 रुपये, हम लेकिन आपको 5 रुपया ही दे पाए, तो आप तो मार्केट पहुँच ही नहीं पाइएगा, तो कुछ सामान लाने का तो बात ही नहीं होता है ना। अगर आपको मार्केट पहुँच ही नहीं पाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल ही नहीं पाया, तो वो कभी नहीं निकल पाएगा, वो आगे जा ही नहीं पाएगा वहाँ से, भले ही हम 1000 बार उसको 5-5 रुपया दे के चलाएं। आपको 5 रुपया दिए, आप आधे रास्ते से वापस आ गए, फिर हम आपको 5 रुपया दिए, तो अगर हम आपको 1000 बार भी 5 रुपया देंगे फिर भी आप नहीं पहुँच सकते हैं ना, क्योंकि मार्केट जाने का भाड़ा 10 रुपया है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा था कि जो फोटोन है, ये फोटोन जब आ रहा था तो इस पर जो सफिशिएंट एनर्जी चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा था। तो चाहे 1000 लाख कितना बार भी फोटोन उस पर पड़ेगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम वेव नेचर को कंसिडर करें तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर इस पर हम धीरे धीरे उसका एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी बढ़ रहा है उसका, तो एक टाइम के बाद तो हर मेटल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना चाहिए ना, जितना एलिमेंट है, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो गैस हो, या फिर कोई भी एलिमेंट हो, उसको तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना चाहिए था। एक टाइम के बाद उसका भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता था। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने वही समझाया कि अगर हम फोटोन को, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को माने, अगर हम माने कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर का है, अगर या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर का है, तभी हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है। तो यहाँ पे उनका कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कोई भी कितना भी ट्राई किया तो वेव नेचर से इसको प्रूफ नहीं कर पाया कि ये वेव नेचर से प्रूफ हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको प्रूव किया था। इट प्रूव्ड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसी एक्सपेरिमेंट या इसी एक्सप्लेनेशन से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूफ हुआ। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया ऐसे करके, उसका एनर्जी कितना होगा, वो किस एनर्जी या फिर उसका वेलोसिटी क्या होगा, किस वेलोसिटी से वो आगे निकलेगा। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी खर्च हो जाएगा वो तो उसके निकलने में खर्च हो गया। अब उसके पास जो एनर्जी बचा वही एनर्जी से उसका काइनेटिक एनर्जी बनेगा ना। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट देखते हैं पहले उसको कितना एनर्जी मिल रहा है। एनर्जी कितना मिलता है, hc/λ, यही होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जैसा मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होता है, hc/λ। यहाँ hc क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, λ क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 × 10⁻⁻34। ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी सपोज हम आपको दिया रहेगा, हर मेटल का अलग, ये मेटल पे डिपेंड करता है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये मेटल बाई मेटल अलग अलग होता है, हर मेटल का अलग एक्टिवेशन एनर्जी होता है। हर मेटल का इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अलग एनर्जी चाहिए होता है,
किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जिसका ज़्यादा है उसको कभी नहीं निकाल पाते हैं, और जिसका कम है उसका ईजिली निकल जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्टिवेशन एनर्जी कितना है उसका। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमको पता है। अब हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास, हम सिंपल इक्वेशन, आपको 5 रुपया दिए, 2 रुपया खर्च हो गया, तो आपके पास बचा कितना, एक्स वही है, वही वेलोसिटी, वही काइनेटिक एनर्जी है। तो एक्स आप सिंपली निकाल सकते हैं इन दोनों को माइनस करके, तो एक्स 3 हो जाएगा। उसी तरह एनर्जी जो मिल रहा है, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिला और एनर्जी जो खर्च हुआ, तो बचेगा कितना, जितना एनर्जी उसको मिला और जितना खर्च हुआ, बाकी का जो बचा हुआ है वही बचेगा। तो एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि hc/λ इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और प्लस हाफ mv²। ये हो गया उसका काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट करके। h तो कांस्टेंट है, c आपको पता ही है 3 × 10⁸ होता है, और लेमडा आपका वेवलेंथ दिया ही रहेगा लाइट का, कि लाइट का या फिर किसी भी वेव या रेडिएशन का लाइट वेवलेंथ क्या है, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, ये आपको पता ही है। तो आप यहाँ से आसानी से वेलोसिटी, अगर आपसे कोई पूछा कि इस एलिमेंट का एक्टिवेशन एनर्जी सपोज x है, अगर इस किसी भी एलिमेंट का एक्टिवेशन एनर्जी x है और उसमें हमने इतना वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो यहाँ से आप इजीली वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ से कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो ये हमारा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जितना अच्छे से आप समझिएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें अगर भी इसमें कोई भी डाउट हो, प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट करें कि इसका डाउट आप जरूर पूछें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, इसका क्वेश्चन भी मैं 1-2 दिन में आपको जो भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्या बोल सकते हैं, माइलस्टोन था जिसके लिए इनको मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए। तो ठीक है, ये लेक्चर आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप अच्छे समझे, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डाउट्स में पूछें, या फिर पर्सनल डाउट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। तो लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे आपको समझाते हैं एटॉमिक जंपिंग, जो था इलेक्ट्रॉन का जंपिंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ।